हेलो दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में हम भूगोल भी कहते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भूगोल क्या है। तो भूगोल एक विज्ञान है और भूगोल कला भी है। भूगोल विज्ञान और कला का मिक्सचर है। भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? तो भूगोल में हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, हम पृथ्वी के सतह के बारे में भी पढ़ते हैं। इसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल के ब्रांचेस को देखेंगे हम। मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है, लाइन ड्रॉ करके रखा है इसको। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है उसमें भूगोल के 4 शाखा को दिया है। उसमें फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, और रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल दिया हुआ है। इसके साथ ही उसमें जो चौथा है उसे जीव भूगोल कहा गया है। जीव भूगोल कहा गया है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। परंतु हमें यहाँ पे आज परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, तो हम परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। हमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी ही पढ़ना है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, मानव ज्योग्राफी क्या है और रीजनल ज्योग्राफी क्या है, इसको देखेंगे हम। फिजिकल ज्योग्राफी वो है यानी भौतिक भूगोल वो है जो हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, प्रकृति द्वारा मिला हुआ है, उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। जो मानवों द्वारा बनाया गया है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। और मानवों ने कुछ बनाया या कोई कार्य किया, वो कहाँ किया, उसे हम प्रादेशिक भूगोल में पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और प्राकृतिक द्वारा जो हमें मिला है उसका उदाहरण है पृथ्वी की सतह। उसका उदाहरण है पृथ्वी की सतह। ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है। इस सतह को मानवों ने चेंज किया। मानवों ने इसको चेंज किया, जिसे हम मानवों ने इस सतह को बदल दिया, ऐसा कह सकते हैं। और यह बदलाव जहाँ किया, यह जो बदलाव आया, जिस स्थान पर आया, उसे हम प्रादेशिक भूगोल में पढ़ते हैं। एक उदाहरण के साथ हम समझेंगे। हम उदाहरण लेंगे भौतिक भूगोल के लिए दक्षिण अमेरिका प्लेट का। यह है दक्षिण अमेरिका की प्लेट। और हम विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, या कुछ लोग पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे, कि यहाँ पे एक प्लेट है जिसे हम नजका प्लेट कहते हैं। नजका प्लेट है और यह प्लेट दक्षिण अमेरिका की प्लेट है। हम जानते हैं कि नजका प्लेट इधर की तरफ चलायमान है और दक्षिण अमेरिका की प्लेट इधर की तरफ चलायमान है। तो जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है तो यहाँ पे होल्ड माउंटेन बन गया है। ऐसा आप विश्व भूगोल में पढ़े होंगे। ये है वलित पर्वत। वलित पर्वत, अगर वलित पर्वत का उदाहरण हम भारत में देखें तो भारत में जो हिमालय पर्वत है यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम उदाहरण देखेंगे अफ्रीका का।
अफ्रीका का उदाहरण देखेंगे। मैप ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो अफ्रीका का उदाहरण देखेंगे हम। जिस तरह से भारत उपनिवेश रहा ब्रिटिशर्स का, उसी तरह से अफ्रीका भी उपनिवेश रहा। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए अफ्रीका को एक जो विभाजन दिया वो एक सीधी रेखा में विभाजित किया, जिससे यहाँ पे आज भी जनजातीय संघर्ष बना हुआ है। यह मानवों ने किया अपनी सुविधा के अनुसार। यह कहाँ हुआ, कोई भी परिवर्तन कहाँ हुआ, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। हम इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे। मैप थोड़ा ठीक नहीं बना है। ऑस्ट्रेलिया में हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे लोहा है, यहाँ गोल्ड है, यहाँ लोहा है, यहाँ एल्युमिनियम है और यहाँ भी एल्युमिनियम है। जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो यह प्रादेशिक भूगोल कहलाएगा। आपको ध्यान रहे कि हम सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हम उसी के बारे में, उसी ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी एनसीईआरटी में 4 ब्रांचेस के बारे में दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम मेनली फोकस रहेंगे फिजिकल ज्योग्राफी पर। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम आगे देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी जो प्राकृतिक भूगोल है वह भी बटा हुआ है कुछ क्षेत्रों में, जिसे हम स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल में बांटे हुए हैं। वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल में हम पृथ्वी की सतह को की बात करेंगे, तो इसे मानवों ने मॉडिफाइड किया और इस पर कृषि किया, इस पर उद्योग लगाया, इस पर घर बनाया, इस पर सड़क बनाया, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मानवों ने इस पर नगरीकरण किया। जल मंडल के लिए भी हम बात करेंगे तो मानवों ने इस पर नदियों पे बांध बनाया और बांध बनाकर उसका प्रयोग कृषि या सिंचाई या पीने के लिए या अपने जो भी उनका कार्य है उसमें उसका उपयोग किया। आज की क्लास में हम मेनली फोकस रहेंगे, आज के या इस भूगोल की सीरीज में हमारा मेनली फोकस स्थल मंडल में होगा। इस स्थल मंडल को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे अंतरिक्ष एवं उसकी उत्पत्ति। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अंतरिक्ष एवं उसकी उत्पत्ति। अंतरिक्ष एवं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम कुछ विद्वानों का मत देखेंगे। सबसे पहले विद्वान हैं कांट और लैप्लेस। कांट और लैप्लेस। कांट और लैप्लेस ने बताया कि जो हमारा सूर्य है वो एक तारा है। जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य एक तारा है जो धूल व गैस कणों से बना है। धूल व गैस के कणों के बादलों से बना है। कणों के बादलों से बना है, ऐसा कांट और लैप्लेस ने बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल के कण थे। ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल के कण थे और इन धूल के कणों का घनत्व ज़्यादा था। घनत्व ज़्यादा था। घनत्व ज़्यादा होने के साथ साथ ये ब्रह्मांड में ही इस तरह से चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे यहाँ पे इनके केंद्र में एक तारे का निर्माण हुआ। ऐसा कांट और लैप्लेस का कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये तारे इस तरह से घूम रहे थे तो यहाँ पे बाहर एक छल्ला का जैसा आकृति बन रहा था और इस छल्ले की आकृति से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ।
ये जो धूल के कण हैं इनका घनत्व ज़्यादा है, पहले बताया मैंने, और इसमें तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तापमान अत्यधिक है, जिसके कारण यहाँ पे नाभिकीय संलयन की घटना होना शुरू हुआ। नाभिकीय संलयन, हम सभी जानते हैं कि नाभिकीय संलयन एक तारे में होता है और सूर्य भी एक तारा है, ऐसा हम जानते हैं। सूर्य एक तारा है, ऐसा हम जानते हैं। अंतरिक्ष की उत्पत्ति से दूसरा सिद्धांत है, एक अन्य सिद्धांत है। वैसे तो कई सारे सिद्धांत बुक में दिए हुए हैं, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। द्वितारक का सिद्धांत। द्वितारक का सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड में एक नहीं, कम से कम 2 तारे थे। एक तो सूर्य, दूसरा एक अन्य तारा जो गति कर रहा था। सूर्य का गुरुत्व बल ज़्यादा था, इसके कारण इस तारे के जो भी मटेरियल थे, जैसे धूल के कण एवं गैस, वह इधर की तरफ आने लगे और सूर्य के गुरुत्व के अंदर आकर ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिससे एक कक्षा का निर्माण हुआ और इन कक्षा में ग्रहों का निर्माण हो गया। ये द्वितारक सिद्धांत कहता है। परंतु यह पुरातन समय की बात है। आधुनिक समय में सबसे प्रचलित घटना है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। इसको सबसे पहले एडविन हबल ने किया। जब विज्ञान बढ़ गया, विज्ञान का विकास हुआ, तब धीरे धीरे टेलीस्कोप का विकास हुआ। लोगों ने दूरबीन बनाया, वैज्ञानिकों ने दूरबीन बनाया और दूरबीन से स्पेस की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि हमारे स्पेस में जो हमारा खाली जगह है, वहाँ चांद है, वहाँ ग्रह है, वहाँ क्षुद्र ग्रह है। वैज्ञानिक हबल ने टेलीस्कोप से देखा, उन्होंने टेलीस्कोप से देखा कि हमारे स्पेस जो है, जो हमारा खाली जगह है, स्पेस मतलब खाली जगह या अंधेरा, वहाँ पे चांद, ग्रह, क्षुद्र ग्रह के साथ साथ करोड़ों तारों का पुंज है, करोड़ों तारों का गुच्छा है। यहाँ पे पिंड भी है, यहाँ पे प्रकाश पुंज भी है, ऐसा उन्होंने देखा। वैज्ञानिक हबल ने ये बताया कि जो करोड़ों तारों का गुच्छा है, उन्होंने इसे आकाश गंगा कहा। आकाश गंगा कहा। दोस्तों, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। यहाँ पे ये कांट और लैपलिस ने जो सिद्धांत दिया था, उसे हम नेबुलर कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये मैं बताना भूल गई थी। इसे नेबुलर कॉन्सेप्ट यानी निहारिका का सिद्धांत कहते हैं। कांट एंड लैपलिस ने बताया कि जो धूल एवं गैस के कण हैं, इसे ही उन्होंने निहारिका कहा। अब आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। हबल सर ने यह भी बताया कि उन्होंने दूरबीन से देखा या टेलीस्कोप से देखा कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड का
विस्तार हो रहा है। उन्होंने आकाशगंगा के 3 आकार को बताया। उन्होंने बताया कि आकाशगंगा के 3 आकार हैं। 3 आकार हैं, जिसे उन्होंने पहला बोला सर्पिलाकार, जिसे हम स्पाइरल बोलते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे मान सकते हैं इसको। सेकंड है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कुछ इस तरह से। थर्ड को उन्होंने कहा निराकार। निराकार को उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि जिसकी कोई भी आकृति निश्चित ना हो, या जिसकी कोई भी आकृति ना हो, उसे निराकार हम बोलते हैं। तो हम ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में देखेंगे। मान लीजिए ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, ये कोई आकाशगंगा है, कोई ये आकाशगंगा है। तो हबल सर ने बताया कि ये आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है, तो हो सकता है कि वह एक पॉइंट पे मिल भी रही हो। अगर हम इसको, इस रेखा को पीछे की तरफ खींचेंगे तो देखेंगे कि ये एक पॉइंट पे मिल रही है, यह कोई पॉइंट पे मिल रही है। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से प्रारंभ हो रहा हो, और इस बिंदु में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद हमारी आकाशगंगाएं दूर जाने लगी, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। इस विस्फोट को ही, इस पूरी प्रक्रिया को ही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। यही से जन्म होता है बिग बैंग सिद्धांत का। जो आकाशगंगा दूर जा रहा है उसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपने एक बैलून देखा होगा, कुछ इस तरह से बैलून होता है। मान लीजिए इस पर हमने कुछ पॉइंट खींच दिया, लेकिन जब ये फुलाया हमने तो ये कुछ बहुत बड़ा सा हो गया, और ये हम पॉइंट देखेंगे कि दूर दूर हो गया। चूँकि जब हम बैलून को फुलाते हैं तो इस पॉइंट में भी विस्तार होता है। ये दूर तो जा रहे होते हैं, लेकिन इस पॉइंट में भी विस्तार होता है। इसलिए यह बैलून का उदाहरण पूर्णतः वैज्ञानिकों द्वारा मान्य नहीं है, परंतु समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को मान्यता दे दी। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को मान्यता दे दी। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की, कि अगर आकाशगंगा किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इस पॉइंट को क्या कहा जाए। तो इस पॉइंट को वैज्ञानिकों ने सिंगुलरिटी कहा, जिसको हिंदी में हम एकाकी परमाणु कहते हैं। एकाकी परमाणु, इसे आदिकालिक परमाणु भी कहा जाता है, और इसी का एक और नाम है प्राइमोडियल, प्राइमोडियल एटम। जब यह घटना होती है, बिग बैंग सिद्धांत में यह बताया जाता है कि यह इस पॉइंट से विस्तार कुछ सेकेंडों में बहुत बड़ा होता है, जिसे हम महाविस्फोट विस्फोट कह सकते हैं। तो जब इसमें से विस्तार होना शुरू हुआ तो इसमें से एनर्जी निकली, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कुछ 3 मिनट के अंदर ही, कुछ 3 मिनट के अंदर ही हमारे ब्रह्मांड में एक पदार्थ का, एक परमाणु का निर्माण होता है। पहले परमाणु का निर्माण हमारे ब्रह्मांड में 3 मिनट के पहले ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊर्जा तो मिला, महाविस्फोट हुआ, उसके साथ ऊर्जा आया, लेकिन परमाणु या पदार्थ कैसे बना, ये मैटर कैसे बना। तो इसके लिए हम आइंस्टीन इक्वेशन का सहारा लेंगे, E = mc²। आप इस इक्वेशन से
अगर एनर्जी दिया हुआ है तो मास निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, हम इसको थोड़ा सा समरी करके बता देते हैं। समरी ये है कि हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड का शुरुआत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या शुरुआत। इसको वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड का शुरुआत एक एकाकी परमाणु से हुआ। जो एकाकी परमाणु है, उन्होंने ऐसा कहा कि इसका घनत्व अत्यधिक है। यह बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसका घनत्व अत्यधिक है, घनत्व ज़्यादा है। या फिर इसे असीमित भी कह सकते हैं, असीमित घनत्व है इसका, इसका घनत्व असीमित है। महोदय हबल ने बताया कि इस परमाणु में, इस एकाकी परमाणु में विस्फोट 13.8 अरब साल पहले हुआ। 13.8 अरब साल पहले हुआ और इसी के विस्फोट के साथ ही बिग बैंग थ्योरी जन्म लेती है, बिग बैंग का सिद्धांत आता है। और इसके विस्फोट के बाद ही वर्तमान जो गैलेक्सी यानी हमारा ब्रह्मांड, यानी हमारा यूनिवर्स, उसका सृजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि हबल महोदय ने जो आकाश गंगा के बारे में बात की थी, तो हम बता दें कि हबल महोदय ने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में आकाश गंगा कुल मिला के 10 के पावर 12 आकाश गंगा है। और उन्होंने ये बताया कि एक आकाश गंगा में 10 के पावर 12 तारा है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का हम आगे जानेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।